नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने YouTube चैनल गावो विश्वस्य मातरम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरे गायों की रहने की जो व्यवस्था मैंने की है, तो इस व्यवस्था के बारे में आज थोड़ा बहुत आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये हाईवे से करीब आधे किलोमीटर अंदर हमारे गांव की ओर जाने वाली सड़क है और ये अंदर मेरा जो है वो गांव यही रोड गई है। आगे जो घर था जिसमें कि हरिणी और बाकी लोग कुछ दिन थे, तो यहाँ पर ये हमारे दादा की ज़मीन है जिसमें कि पापा और 3 भाई हैं। तो ये जो पेड़ है इसकी सीध में, और फिर वो जो शीशम के पेड़ लगे हैं वो इधर किन्हीं और का है। यहाँ से लेकर के और वो सब जो पेड़ लगे हैं वहाँ से लेकर के पीछे जो आपको वो नेपियर की एक लाइन दिख रही होगी, वहाँ तक से लेकर के वो पूरा जो पेड़ वाला जो खेत है इतना है। तो ये पूरी मतलब धन खेती ही थी। सो कि यहाँ पर ये टोटल कंस्ट्रक्शन हमें कराना पड़ा है। तो ज़मीन से उठा करके, चूँकि पानी यहाँ पर जल जमाव काफ़ी हो जाता है जब भी बरसात होती है, तो यहाँ पर हमने इस भवन का निर्माण किया है। मतलब एक तरह से हमारा ये गांव में हमारा घर हुआ, और फिलहाल गायें इसी में है, लेकिन गायों की व्यवस्था बाहर की जाएगी। ये तो पूरा घर ही है। ये गौ कृपा अमृतम बना करके रखते हैं, बीच बीच में पौधों में देते रहते हैं। ये अहमदाबाद से मैं अपने हाथों से लेकर के आया था इसका सैंपल। ये गायों से तो आप मिल ही चुके हैं। तो इस पूरे जगह पर अभी कम से कम 1-1.5 फुट मिट्टी भरवानी है, और जितनी दूर ये ग्रीन नेट आप देख रहे हैं इतनी दूर पर ईंट की बाउंड्री करा देनी है, ताकि गायें इसमें आराम से विचरण कर सकें। अभी क्या है कि उनको निकालते भी हैं तो बांध करके रखना पड़ता है। ये केचुआ खाद बनाने का हमारा प्रयास है। 2-3 बार क्या हुआ है कि बारिश के दौरान, मतलब पिछले साल भी हमने कोशिश की थी, किंतु बारिश के दौरान जो है वो पूरा जलमग्न हो जाता है। केचुआ हमारा सारा मर गया था। इसलिए बहुत बृहद पैमाने पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर पाए अभी तक। तो इस भवन में हमने तो पिछले नवंबर में ही शिफ्ट किया है, और ये गाय सब तो हैं ही शरारती, मानती है ही नहीं, इन सब नेट को तोड़ फोड़ के रख देती हैं। तो कई जगह गोबर हमारा जमा है, और काफ़ी पुराना जो गोबर है तो वो नीचे से बिना किसी मदद के, बिना केचुआ के भी हल्का हल्का जो है खाद में परिवर्तित हो गया है। तो इस बार से थोड़े पैमाने पर, मतलब जितनी दूरी ये है इतने पैमाने पर कम से कम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग इस साल से करने का सोच रहे हैं। तो अभी क्या है कि जल जमाव के कारण यहाँ पर कुछ हो नहीं पाया है, क्योंकि इस बार गर्मी में भी काफ़ी समय तक बारिश होती रही। तो वहाँ पर जैसे मकई लगाया तो वहाँ भी जल जमाव के कारण वो भी जो है पौधे जो है सड़ गए। यहाँ पर ठंड में सब्जियाँ लगी थी काफ़ी सारी, आलू, प्याज, टमाटर, बीट, भिंडी। ये भिंडी तो अभी लगाया था। तो क्या है कि अभी गर्मी और बरसात वाली जितनी सब्जियां थी तो यहाँ पर लगाने पर सब जो है गल गई।
पौधे जो है गल गए, क्योंकि हर जगह भी मिट्टी भराना होगा और थोड़ा सा अभी धन अभाव चल रहा है, तो चीज़ें उतनी नहीं हो पाई हैं। यहाँ पर जो गोबर हैं तो इसमें आकर के जो हमारे दूध दूहने वाले हैं वही गोबर भी ठोक देते हैं, आधा ले जाते हैं आधा रख जाते हैं। और ये हमारा नेपियर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर भी है, पीछे भी है। तो इसमें मतलब 5 वैरायटी के ये जो मल्टी कट जो हरे चारे होते हैं वो लगा हुआ है। एक तो आपको लाल कलर का जो दिख रहा है ये वर्टिगो नेपियर है। इसमें हाइब्रिड नेपियर भी है जो कि मकई और नेपियर की हाइब्रिड है। उसके अलावा जायंट किंग ग्रास है। जायंट किंग ग्रास मोस्टली आपको कोनों में मिलेगा क्योंकि वो थोड़ा मोटा और काफ़ी घना होता है। तो एक तरह से बायो फेंसिंग के लिए हम उसको प्रयोग कर रहे थे। उसके अलावा एक शुगर केन ग्रास है जो ग्रास इंस्टीट्यूट जो है झांसी का, वहाँ से चौबे जी ने भिजवाया था। और उसके अलावा एक लोकल नेपियर है जो कि मुकेश जी के यहाँ से मैं लाया था। तो यहाँ पर कुछ पपीते के पेड़ हैं, यहाँ पर केले के भी पेड़ हैं 2 ठो। इस लाइन में हमने कुछ फलों के पेड़ लगाए हैं, जैसे लीची है, नाशपाती है, सेब भी हरिमन 99 ला के लगाने का प्रयास किया है, देखते हैं होता है या नहीं। नारियल है, चीकू है, ये आंवले का पेड़ है, कटहल के पेड़ हैं। इसमें अभी सुडान बोया हुआ है। ये तेज पत्ते का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है। ये पेड़ मुझे ध्यान नहीं है कौन सा है। ये सभी जो है शीशम के पेड़ हैं। बीच में भी काफ़ी थे तो कुछ को हमने कटवाया था। यहाँ पर भी वही 5 वैरायटी के नेपियर लगे हुए हैं। इस लाइन में मोरिंगा के 4-5 पौधे हैं। बरसात में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही इनकी। तो मोरिंगा के पौधे जो है इनको यदि आप देते हैं तो मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसा बोला जाता है। तो धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि मतलब कॉस्ट कटिंग हम लोग कर पाएँ गायों को, क्योंकि गाय तो काफ़ी सारी हैं जो कि खड़ी हैं और किसी को हमें हटाना नहीं है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम हरे चारे से इनकी पूर्ति कर सकें। तो हरे चारे में जो है वैसे ये नेपियर से मतलब कि बहुत ज़्यादा मुझे सफलता नहीं मिल पाई है। उसके पीछे कारण जो भी रहा हो, क्योंकि ये लग रहा है कि काफ़ी है, पर यदि हम खिलाने बैठेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर उतनी जल्दी जो है होता नहीं। तो ठंड के लिए तो अच्छी है कि बरसीम हो जाता है, तो बरसीम है कि बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन बाकी कोई भी जो घास होता है गर्मियों में और पूरे बरसात में, जैसे ये सूडान ही है तो ये 3 कटिंग आपको देता है। कोई भी बाज़ार का हम ख़रीद करके लाते हैं जनरली तो 3 कटिंग देता है। और उसको लगाने में फिर खर्च भी होता है, खाद है, बीज भी महंगा हो जाता है। उसके अलावा जो है खाद, बीज और ट्रैक्टर की जोताई, तो उसमें खर्चा भी पड़ जाता है और 3 कटिंग के बाद फिर होता भी नहीं है।
तो सर्दियों के लिए तो 5 महीने बरसीम बहुत ही बेहतरीन होता है, बिल्कुल। मतलब समझ लीजिए कि जितने दूर ये है ना, ये मुश्किल से 6 से 8 कट्ठे का प्लॉट होगा ये वाला। तो मतलब इतने में भी बरसीम हो जाने के बाद क्या है कि पूरे ठंड जो है हरे चारे की कमी नहीं होती। तो गर्मियों का वैसा कोई चारा खास अभी तक समझ में आया नहीं है। इधर मैं देखा था कि एक वाटर स्पिनच, हिंदी में कलमी साग बोलते हैं या करेमुआ साग भी बोलते हैं, तो वो जो है उसकी एक वैरायटी काशी मनु करके विकसित की है। बनारस में एक इंस्टीट्यूट है, सब्जियों का इंस्टीट्यूट है बनारस में, आराजी लाइन के पास ही है। तो वो जो है मतलब कि काफ़ी तेज उगता है, ऐसा हमें पता चला है। उसके कुछ बीज हमने मंगाए हैं, वो जो केचुआ खाद था उसके बगल में ही उसको लगाया है। तो उसको देखते हैं हम, अगली बार गर्मी में करके प्रयास करेंगे। तो ये तो हुआ यहाँ पर। ये टोटल जो है आपको, ये जो एल शेप की जो ज़मीन है, ये 2 बीघे, 2 बीघे में 4 लोगों का हिस्सा है। लेकिन पहले तो यहाँ कुछ था नहीं, खेत ही था केवल, ये बोरिंग भी बाद में हमने ही कराया है। तो पूरा प्रयोग हम कर रहे हैं। तो हरे चारे की फ़िलहाल कोई कमी नहीं। और ये बस बीच में एक खेत आप छोड़ दीजिए, ये किन्हीं और का है। उसके बाद जो वो जो बोझा ला रहे हैं, और इसके बाद से 5 खेत जो है वो हमारा है। हमारा मतलब मेरा और आयुष का, मतलब कि 2 चाचाओं का है। मतलब कि एक पापा का हो गया और एक आयुष के पापा का हो गया। तो इसमें जो है हमने गर्मी में जो है सूडान बो दिया था। ये सूडान मतलब हाइब्रिड ज्वार जो मार्केट में मिलता है। तो इससे भी काफ़ी मतलब मदद हो गई है, और मतलब खर्च जो है काफ़ी कम हो जाता है यदि आपके पास भरपूर हरा चारा है। तो ये हमारे कामगार हुए। तो क्या है कि ये खेत, ये लगभग 15 कट्ठे का प्लॉट होगा, और उसके बाद ये अगला खेत, इसमें एक कटिंग हो गई है सूडान की, और ये अगला खेत ये थोड़ा बड़ा है, ये लगभग 1 बीघे का प्लॉट होगा। तो इन दोनों में हमने सूडान लगवा दिया था, तो बढ़िया, मतलब कि 2 महीने से करीब करीब काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। इससे क्या होता है कि दाने का भी खर्च आपका कम होता है, और जो सूखा चारा है उसकी भी खपत मतलब कि बहुत कम हो जाती है। मतलब 20% रह गई है, समझ लीजिए। फिर ये 2 खेत हैं, और वो 2 अलग छोटा खेत है। तो इसमें ये 1, 2 और वो जो 3 जो छोटे खेत हैं, इसमें इस बार हमने जो है चावल की 3 अलग अलग देसी वैरायटी लगवाई है। सहजा सीड्स करके एक साउथ की जो है कोऑपरेटिव देसी बीज का बैंक एक है, आप देखेंगे नेट पे तो मिल जाएगा आपको, उसी से मंगाया है। एक में काला चावल बर्मा ब्लैक 2-2 किलो ही छीटा है। 2 कट्ठे का ये 2 या 3 कट्ठे का ये प्लॉट होगा, और ये भी वैसे ही 2 या 1.5-2 कट्ठे का प्लॉट होगा। तो एक में बर्मा ब्लैक, एक में आपका केम्पे सन्ना, एक जो है लाल चावल की वैरायटी है, और एक में महाराष्ट्र की कोई सोनम जैसी ही वैरायटी है, लेकिन देसी बीज है, मतलब इसके हम बीज बना सकते हैं। तो इस बार लगाया है खुद के खाने के लिए काला और जो लाल चावल है जितना होगा। उसके बाद 2 किलो यदि डाला है तो कम से कम 40 किलो तो हो ही जाएगा। तो अगले बार के लिए यदि चाहेंगे तो और उसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक जितनी भी मतलब आप घास देख रहे हैं, ये सब में हमने यूरिया DAP का प्रयोग किया है, क्योंकि अभी तक जो है हम सही से जो है गोबर खाद बना नहीं पाए, कारण जो भी रहा हो। लेकिन इस बार से ये जो 3 प्लॉट है, जो इसके चावल हम इसका खुद सेवन करेंगे, तो इसमें जो है हम नहीं देंगे अब, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारे पास बन गया है। 2-2 बोरा इसमें जो है केचुआ खाद डाल देंगे,
और पुराने घर पे भी जो है 2 साल से गोबर हमारा पड़ा हुआ है, उसमें केचुआ रहे ना रहे, लेकिन उसमें जो है वो खाद बन चुका है, मैंने भुरभुरा हो गया है। तो इस 3 खेत में जो है 2-2 बोरा गोबर भी डाल देंगे, गोबर की वाली जो खाद है, और 100-100 लीटर 3 बार आपका गौ कृपा अमृतम भी डाल देंगे। तो गौ कृपा अमृतम के बारे में बोला जाता है कि जो भी इसमें पहले के जो केमिकल्स के जो नुकसान हैं, तो उसमें इतने प्रकार के बैक्टीरिया हैं कि वो सबको मतलब सिंप्लीफाई कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमारा मतलब कि मकसद एक ही है, ये कोई बहुत कमर्शियल यहाँ पर कुछ करना है नहीं, ना ही हमारे पास उतना खेत है। और इस जगह पर क्या है कि हम अपने भोजन के लिए सब कुछ ऑर्गेनिक रूप से उगा लेना चाहते हैं। जैसे सब्जियां वहाँ हो गई, आपके घास भी धीरे धीरे जो है, बस यही है कि ये केमिकल से इसमें ना रहें। और मतलब केमिकल हमने मतलब केवल यूरिया डीएपी यूज किया है, ऐसा नहीं कि कीटनाशक यूज कर दिया, क्योंकि कीटनाशक, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब जितने हैं वो सब तो बिल्कुल जहर होते हैं। और यूरिया डीएपी को आप समझ सकते हैं कि केमिकल पोषण है। जैसे कि मान लीजिए कि आप नेचुरल आम खा करके विटामिन ए ले रहे हैं और आपने विटामिन ए की गोली ले ली, तो नेचुरली आम जो है वो तो बेहतर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विटामिन ए की जो गोली है वो बिल्कुल जहर है। तो यूरिया डीएपी आप जो है यूज अच्छा नहीं है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि उसको यूज करने से बहुत आपका मतलब स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कई जगह आप ये भी देखेंगे रिकमेंड किया जाता है कि थोड़ा सा मतलब कि 10 ग्राम जो है यूरिया, या एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, मतलब थोड़ा सा यूरिया जो है लो कंसंट्रेशन में आप जो है गायों को भी पिला सकते हैं। वो क्या करता है कि प्रोटीन की उनकी कमी को पूरा करता है, क्योंकि गायों के पेट में बहुत सारे इंजाइम्स हैं जो कि हमारे पास वैसा नहीं है। तो वो इंजाइम जो है, यूरिया क्या, यूरिया के कंपोनेंट्स क्या है आपके, तो हैं तो कंपोनेंट्स वही कार्बन है, नाइट्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यही सब रहता है। तो उसको यदि वो सिंप्लीफाई कर सके तो फिर उससे वो प्रोटीन विकसित कर लेती है। तो उसी तरह है कि आप धरती में यूरिया और जो है डीएपी दे रहे हैं, तो वो उतनी बुरी बात नहीं है जितना कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और वीडीसाइड डालने पर, मतलब वो प्योर जहर है। जहर है तभी तो जीव मरते हैं, उससे पौधे मरते हैं। फिर भी हम जो है अपने भोजन के लिए यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की हमारी पूरी चेष्टा है। ये जो खेत है इसमें हमने तीसी उगाया था, इसमें सरसों उगाया था। तो जो भी चीज़ें हमारे भोजन की जो चीज़ें हैं, जो मेजर चीज़ें हैं, मसाले हो गए, धनिया हमने उगा लिया, उसी तरह जीरा उगा लेना है, मतलब सब चीज़ें 100% चीज़ें जो हम खाते हैं वो सब इसमें उग जाना चाहिए। यही हमारा बेसिक मॉडल है। उसमें दूध भी आ गया, गाय भी हमारी ऑर्गेनिक खाना खाएं और हमें दूध दें। ज़्यादा गायों को मैं गाभिन तो कराता नहीं हूँ, क्योंकि कोई वैसा कमर्शियल एंगल है नहीं। तो ये यहाँ का सेटअप हो गया। इसके अलावा यहाँ से आप आधे किलोमीटर अंदर जाएंगे तो गांव मिलेगा। गांव फिर ख़त्म होने के बाद लगभग और आधे किलोमीटर बाद हमारे मतलब पूरा बिहार है, वहाँ पर कोई सेटलमेंट नहीं है। तो उसमें फिर हमारा मतलब कि मेरा और आयुष का, मतलब मेरे पापा और आयुष के पिताजी का मिला करके लगभग 11 बीघे खेती है उधर। तो उसमें क्या है कि आप मतलब कोई स्पेशल क्रॉप तो नहीं उगा सकते, क्योंकि चोरी वोरी की समस्या रहेगी। तो जो स्पेशल चीज़ें उगानी है वो चूँकि यहाँ पर सामने रहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी वैरायटी उगा लेने का है, और बाकी आप वहाँ पर मतलब कि नॉर्मल चीज़ें, मतलब कि सरसों लगा सकते हैं, आप जौ लगा सकते हैं, अनाज में वैरायटी ला सकते हैं, मिलेट्स लगा सकते हैं। वो सब तो कोई लेके जाने वाला है नहीं, लेकिन यदि आप मकई लगाएंगे, चना लगाएंगे या तीसी भी इनफैक्ट लगाएंगे वहाँ पर, जो कि थोड़े से महंगे बिकते हैं, तो वो चोरी होने के चांसेस रहते हैं। तो जो है क्या बोलता हूँ, हाँ। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि अभी जो खरीफ जो समय है जिसमें कि बारिश हो जाती है अच्छी खासी, तो इसमें क्या है कि अब मैं चाह रहा था कि थोड़ा मिलेट भी लगाऊं, लेकिन चूंकि सारे जो खेत हैं वो इतने नीचे हैं कि इसमें जल जमाव होना ही है, कभी भी बारिश पड़ता है तो जल जमाव हो जाता है।
तो ऐसे में हम लोग कुछ और नहीं लगा पाए। तो इस क्षेत्र में थोड़े एरिया में जहाँ तक यदि मिट्टी थोड़ा भी भरा पाएंगे, तब फिर इसमें जैसे अभी खरीफ सीजन में मूंगफली का प्रयास कर सकते थे, तिल लगा सकते थे, किंतु हमारे पास वैसी जगह नहीं है जहाँ पर हम खरीफ में चावल के अलावा कुछ भी लगा पाएँ। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब आगे तो करना ही है। तो फिलहाल इतनी व्यवस्था है और मतलब मैं संतुष्ट हूँ काफ़ी, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं उस स्पीड से, और जो भी हमारे जो कामगार मिले हैं, आयुष है, तो मतलब कि मैं संतुष्ट हूँ अभी तक जितना भी यहाँ पर व्यवहार हो पाया है, और बहुत जल्दी ही और भी बेहतर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गौ माता।